हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल मैं आप लोगों से चर्चा किया था निर्धनता के बारे में, यानी गरीबी क्या है उसके बारे में हम लोगों ने कल बातचीत किए थे। आज उसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर हम लोग आज जो है बातचीत करने वाले हैं। कल की डेट में यानी 9 मई 2023 को आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज यानी 10 मई 2023 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। यूजीसी नेट का फॉर्म जो है 10 मई से भरा जा रहा है और वो फॉर्म 31 मई तक भरा जाएगा। आपकी जो परीक्षा की डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, आपकी जो परीक्षा की डेट है वह 13 जून से लेकर 22 जून 2023 तक की है। याद रखेंगे, 13 जून से लेकर 22 जून के बीच में आप लोगों का सोशल वर्क का पेपर एक दिन इसमें से होगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यदि आप समाज कार्य में और जानकारी चाहते हैं यूजीसी नेट के भी संबंध में तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों से चर्चा किया था और वहाँ बताया था कि भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो गरीबी निर्धनता का एक फार्मूला भारत में पहली बार वर्ष 1979 की बात मैं कर रहा हूँ, 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा यह तय किया गया था। हालांकि कई स्टेटमेंट आते हैं, अगर भारतीय आयोग के बारे में भी बात करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पे जो है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले ग्रामीण की बात, तो इसलिए ग्रामीण कैलोरी में बनेगी 2400। दोबारा मैंने तथा करके शहरी क्षेत्रों की बात किया तो इसलिए 2100 कैलोरी बनेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी भी है, बट आप ध्यान रखें ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके नीचे आपको प्रश्न के संबंध में व्याख्या भी मिल जाएगी। मैं ये पीडीएफ अभी आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल हमारे सामने है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन, नीति आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि निर्धनता के संबंध में कुछ पॉइंट रह गए हैं, कौन कौन सी समितियां वगैरह हैं, ये मैं आज वाली क्लास में शाम को 6:30 आपकी क्लास चलेगी उसमें ज़िक्र करूंगा। और जो 1 PM आपकी आज क्लास होने वाली है वो धर्म पर होगा। समाज कार्य में धर्म में, जैसे ईसाई धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है ना, हिंदू धर्म क्या है, इन सभी धर्मों के बारे में आज मैं 1 PM वाली क्लास में चर्चा करूंगा। तो दूसरा सवाल हमारे सामने है, अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में, है ना, हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, अर्थात आप ये कह लीजिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। यह ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। इसलिए दूसरे का सही जवाब दूसरा वाला ही करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट, इसका सारी व्याख्या वगैरह आप लोगों को मिलता रहेगा इस पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा का निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं और इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि जिस व्यक्ति यानी जिन व्यक्ति की आय $5 प्रतिदिन से कम हो, तो ये आप अच्छा ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। जिन व्यक्तियों की आय $2 प्रतिदिन से कम हो
ये भी आपका गलत रहेगा विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। क्या कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन में, जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम होगी, ये बेसिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया है विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो विश्व बैंक के द्वारा जो है समूचे विश्व की निर्धनता रेखा का निर्धारण के लिए इन्होंने जो सामान मानक तय किया है वह $1 से कम बताया है प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट रहेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो इसका आपको नीचे व्याख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किस में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए निर्धन रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में से एक समान नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं सामाजिक समूह और आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता है उसका अनुपात किस में पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा अनुसूचित जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन आपका जो रहेगा वो पहला करेक्ट रहेगा। 100 में से 51 लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं, इसीलिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी तरह अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्रों में तो 50% जो है अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है और अच्छा सवाल भी है हमारे सामने। अगर मैं आपसे बात करूँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में नीचे दिए गए कुछ कथन है, उन कथनों पर आपको विचार करना है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है एमपी सेट और यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए। पहला कथन ये है कि यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान कराता है, इसलिए पहला कथन जो हो गया आपका यहाँ पर सत्य हो गया। दूसरा कथन में कहा गया है कि इसमें प्रस्तावित रोजगार को 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे सामने है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं यह स्टेटमेंट गलत हो गया, यहाँ पर इसके बारे में जिक्र नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सही स्टेटमेंट आपका पहला और दूसरा है, इसलिए उपर्युक्त जो कथन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 को रिलेट करेंगे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं प्रधानमंत्री रोजगार योजना को जो नीचे दिए गए कथन है उनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। हालांकि यह योजना जो स्टार्ट की गई सन 1993 में स्टार्ट की गई थी। तो इस पहला स्टेटमेंट ये है कि इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया था, तो बिल्कुल यह जवाब आपका करेक्ट रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट में तो इस योजना में ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा कथन भी आपका सत्य चला गया है। थर्ड कथन यानी 2 ही कथन दिए गए हैं, अब आपको यहाँ पे सही चुनाव करना है। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो थर्ड वाला जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड आपका करेक्ट रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के संबंध में परिप्रेक्ष्य में हमें बात करना है। 7 नंबर का सवाल ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में तो इसका तो पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 2000 में स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं ध्यान रखेंगे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया है, प्राथमिक पेयजल को शामिल किया गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण को भी शामिल किया गया है, ग्रामीण आवास को भी शामिल किया गया है। अब आपके नीचे कूट मिलेंगे, उन कूट को आपको ध्यान देना है। तो कूट में अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल 8 भी है। कहता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, यूजीसी नेट का ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे बात करूं तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है काम के बदले अनाज को जो स्टार्ट किया गया था वह वर्ष था 2004। ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड गया है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। तो ये जो आज का मैंने प्रश्न लिया था, एमसीक्यूज़ जो लिए थे, ये प्रश्न बेसिकली निर्धनता पर था। हालांकि निर्धनता के और भी टॉपिक्स अभी हैं, उन पर मैं आप लोगों से आने वाले समय में जिक्र करूँगा। आज दोपहर की 1 बजे जो क्लास होगी आपकी, वो आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिव्यांगता के संबंध में एजेंसियों के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। कुल टोटल 9 एजेंसियां हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, और मैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों के प्रश्न बनाए जाएंगे। इस बार का जो प्रश्न का पैटर्न होगा आप लोगों को बता दूं, एप्लीकेशन बेस्ड प्लस में फैक्ट रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। हालांकि यहाँ अगर आप लोगों से जिक्र किया जाए, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो पेपर 2023 का हुआ है अभी हाल ही में, वो फैक्ट पर आधारित था, और जो 2023 का एग्ज़ाम जून में होने वाला है वो फैक्ट प्लस एप्लीकेशन बेस्ड पर आधारित होगा। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास वगैरह लेना चाहते हैं, केवल 34 डेज़ रह गए हैं आज से आप लोगों का, पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें कि आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ जो है प्राप्त हो जाए। अब आपको केवल टू द पॉइंट और केवल मेन पॉइंटों को आपको फोकस करना है। जो नोट्स बनवा रहा हूँ उन नोट्स को आप लोगों को बराबर देखना है, कंटिन्यू उस नोट्स को आप लोगों को देखना है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जैसी समय मिले तो मैं आपको यूजीसी नेट का जो पीवाईक्यू का क्वेश्चन करवाया हूँ उन क्वेश्चनों को भी आप लोग देखते रहिए सभी लोग, ठीक है ना। पर डे क्लासेस आपकी 3 क्लासेस चलती हैं। एक क्लास 1 PM है, एक क्लास आपकी 6:30 है, एक क्लास आपकी 8:30 है। आप सोचिए एक बार कि अगर दिन में आप 3 से 4 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हैं सोशल वर्क के बारे में, और मैं वही चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बन रही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर जिक्र कर रहा हूँ, तो आप लोग श्योर है कि आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन की जो सीरीज है मैं आज से आपको वो भी स्टार्ट कर दूंगा ताकि आप प्रश्नों से भी रूबरू होते रहें। हर एक प्रश्नों के पीछे फैक्ट को समझने का आप सभी लोग प्रयास करिएगा, हर एक ऑप्शन को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी अगर आपको समाज कार्य में चाहिए तो आप 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे। आज के लिए बस इतना ही।